आप सभी को नमस्कार। मुख्य लर्निंग चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोविडेंट फंड। इंडिया के अंदर इस टाइम 4 प्रोविडेंट फंड की स्कीमें चल रही हैं अंडर द काइंड कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फर्स्ट है ईपीएफ, नेक्स्ट है बीपीएफ, थर्ड है जीपीएफ और फोर्थ है पीपीएफ। अब इनको वन बाय वन करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है ईपीएफ 1952। इसकी ईपीएफ की फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1952। 1951 में इसका नाम था, ये एक ऑर्डिनेंस था, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। बाद में इसका नाम कर दिया गया एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 1952। इसके अंदर जो एम्प्लॉइज किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जहां की स्ट्रेंथ 20 लोग से ऊपर काम करते हैं, यदि वो उस कंपनी में काम करते हैं तो उनको ईपीएफओ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है एक पीएफ नंबर अलॉट करता है और उसके अंदर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर क्रेडिट किया जाता है। तो ये जो है इट इज मैंडेटरी, ये जो कंट्रीब्यूशन है वो जरूरी है इसके अंदर। और एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन 12%, एम्प्लॉइज का कंट्रीब्यूशन 12% है और एम्प्लॉयर का भी 12% है, लेकिन उसका 8.67% गोज टू ईपीएस। 8.67% जो है वो ईपीएस 95, जिसकी फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम 95 में चला जाता है, जिससे उस अकाउंट होल्डर को, यानी कि ईपीएफ अकाउंट होल्डर को, उससे यदि उसने 10 साल से ऊपर सर्विस कर ली है तो उसमें से उसको पेंशन मिलती है, मंथली पेंशन मिलती है एट द अटेनिंग द एज ऑफ 58। और यदि वो 10 साल से पहले ही सर्विस छोड़ देता है तो वो पैसा उसको रिफंड कर दिया जाता है। लेकिन किसी ने यदि 6 महीने की नौकरी करने के बाद वो छोड़ दिया जॉब, तो ईपीएस में गया हुआ पैसा उसको नहीं मिलेगा। तो 8.67 ये तो होगा। नेक्स्ट है कि 3.33% क्रेडिट टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट। 8.67% वहां चला गया, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 1250 रुपए उसके चले गए ईपीएस को। और 3.33 यानी तकरीबन 550 रुपए एम्प्लॉइज के अकाउंट में आएंगे। एम्प्लॉइज के अकाउंट अपना उसका अकाउंट। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है जो सैलरी की रिस्ट्रिक्शन है वो 15,000 है, चाहे किसी की 50,000 रुपए सैलरी हो या 60,000 हो, लेकिन जो ईपीएफ कटेगा वो केवल 15,000 रुपए कटेगा। जैसे कि मैंने कहा कि 15,000 पे 12% की डिडक्शन है। 12% का मतलब है कि 1800, केवल 1800 ही एम्प्लॉइज के अकाउंट में, वो एम्प्लॉइज के कटेंगे और उसके अकाउंट में जाएंगे। इसके अलावा जो 3.33% जो एम्प्लॉयर का शेयर है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 550 रुपए, वो भी उस एम्प्लॉय के अकाउंट में जाएगा। तो टोटल उसका जो मंथली कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1800 और 550, 2350 रुपए पर मंथ। और उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है 24-25 का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.25%। इसके अंदर ईपीएफ के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है मोस्टली हायर होता है एज कंपेयर टू अदर्स। 8 से 9% की रेंज में रहता है, जो कहीं पे भी नहीं होता। फिर ये तो हो गई कंट्रीब्यूशन और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात। अब विड्रॉल आफ्टर 5 ईयर। अब जो अमाउंट वहां पे जमा हो गया है किसी एम्प्लॉय का, तो वो वैसे तो उसको मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे, यानी कि अटेनिंग द एज ऑफ 58। लेकिन यदि वो चाहे तो 5 साल के बाद उसमें से वो कुछ पैसा, कुछ पार्शली मतलब विड्रॉ कर सकता है। अब पार्शली कितना कर सकता है कि किस पर्पज के लिए? मेडिकल एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ हाउस, एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। यदि किसी एम्प्लॉय की जॉब ही छूट जाती है तो भी उस पैसे वो उसको अपने पैसे को फंड में से निकाल सकता है। इसके अलावा इसके अंदर टैक्स एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन सी। ये इस पे कोई टैक्स नहीं लगता। जो अमाउंट ये मिलेगा ईपीएफ का वो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से अंडर सेक्शन 80C। नेक्स्ट है कि प्री मैच्योर विड्रॉल बिफोर 5 ईयर ऑफ सर्विस मे बी सब्जेक्ट टू टैक्स डिडक्शन। यदि कोई एम्प्लॉय 5 साल से पहले ही पैसे को विड्रॉ कर लेता है तो उस पर टैक्स लगेगा, अदरवाइज
टैक्स एग्जेम्प्टेड है। नेक्स्ट है हमारा वीपीएफ। वीपीएफ जिसकी ये भी 1952 में ही लॉन्च हुई थी। जैसे ईपीएफ से स्टार्ट हुआ तो उसके पैरेलल ही ये स्कीम भी स्टार्ट हो गई। और इसकी फुल फॉर्म है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। वॉलंटरी मीन ऐच्छिक। जो वो था ईपीएफ वो मैंडेटरी है, जरूरी करना है, लेकिन वीपीएफ इसमें कोई वो नहीं है किसी। और ये कौन करेगा? ये वो करेगा जिसकी सैलरी जो है 15,000 से ऊपर है, और वो यदि अपना फ्यूचर के लिए मनी सेव करना चाहता है तो वो वीपीएफ के थ्रू जमा कर सकता है। अब ये है वॉलंटरी। नेक्स्ट है कैन कंट्रीब्यूट 88% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए। अब 88% इसलिए कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी एम्प्लॉई अपनी बेसिक पे और डीए का 100% जो है वो मतलब उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है। 88% इसलिए कहा गया है क्योंकि 12% उसका ऑलरेडी उसमें जा चुका है ईपीएफ में, तो इसकी यहाँ पे सीलिंग है 88% जो है वो अपनी सैलरी का कर सकता है। मान लो उसकी 60,000 रुपये तनख्वाह है, 60,000 का जो 12% तक वहां चला गया, उसका जो 88% है वो अपना इसमें डाल सकता है। और इसमें और क्या प्लस पॉइंट है कि ओनली ईपीएफ मेंबर कैन ऑप्ट। केवल जो ईपीएफ अकाउंट होल्डर है वो ही स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये नहीं है कि कोई प्राइवेट कंपनी कोई आउटसाइडर इसमें आ सकता है। केवल वही लोग जो ईपीएफ अकाउंट होल्डर है। और बहुत स्कीम्स ऑफर सिमिलर रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो ईपीएफ के अंदर होगा वही इस पे लागू होगा। जो ईपीएफ के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इस पे होगा। उसके बाद इसमें भी सिमिलर उसके टैक्स बेनिफिट जैसे उसमें है वैसे उसमें है, दोनों में टैक्स एग्जम्प्टेड सेम है। रिस्क फ्री विद गारंटीड रिटर्न। इसमें कोई रिस्क नहीं है, गारंटीड रिटर्न है। नेक्स्ट है फंडेड बाय द एम्प्लॉय। अब इन दोनों में क्या फर्क है कि ईपीएफ जो है वो दोनों मतलब एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी करता है, लेकिन इसमें फंडेड बाय द एम्प्लॉय ओनली, केवल इसमें एम्प्लॉय पैसा डालता है। इंटरेस्ट ऑन एनी कंट्रीब्यूशन अबाउट 2.5 लाख टैक्सेबल। इसमें यह है कि यदि टैक्स जो है यदि जो वो है इंटरेस्ट की इनकम 2.5 लाख से ऊपर है तो वो टैक्सेबल है। नेक्स्ट है लॉक इन पीरियड 5 ईयर। इफ ड्रॉन अर्लियर इट विल बी लायबल टू पे टैक्स। इसका जो लॉक इन पीरियड है मिनिमम आपने 5 साल जो है इसमें पैसा रिटेन करना है। यदि आप उससे पहले विड्रॉ कर लोगे तो वो टैक्सेबल है। वैसे एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 80C, लेकिन यदि आप प्री मैच्योर कर लोगे 5 साल से पहले तो उसमें फिर वो टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है हमारा जीपीएफ, जिसकी फुल फॉर्म है जनरल प्रोविडेंट फंड। जनरल प्रोविडेंट फंड जो है ये स्कीम आई थी 1960 में। एप्लीकेबल टू दोज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु हैव ज्वाइंट ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2003। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई जिन्होंने 31/12/3 को ज्वाइन किया है या इससे पहले जॉब ज्वाइन की है उन पे जीपीएफ अप्लाई होता है। ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। टेम्परेरी गवर्नमेंट हैविंग 1 ईयर कंटिन्यूअस सर्विस। परमानेंट एम्प्लॉई जो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिन्होंने 1 साल की सर्विस कर ली है, यानी कि लाइकली टू बी परमानेंट, उन्होंने परमानेंट हो ही जाना है यदि 1 साल की कंटिन्यूअस सर्विस कर ली है। या फिर परमानेंट एम्प्लॉय जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे? कंट्रीब्यूशन 6%। तो अपनी बेसिक का 6% जो है बेसिक पे का कंट्रीब्यूट करना है। ये मैंडेटरी है 6% कम से कम। और मैक्सिमम कितना? मैक्सिमम 100% ऑफ द बेसिक पे। जितनी उनकी बेसिक पे है उसका 100%। अब इसके अंदर है कि ड्यूरिंग सस्पेंशन जीपीएफ डिडक्शन स्टॉप। यदि किसी एम्प्लॉय की सस्पेंशन हो जाती है किसी वजह से तो उनकी जीपीएफ की डिडक्शन स्टॉप हो जाती है टिल दे रिटर्न टू ड्यूटी। जब तक वो ड्यूटी पे नहीं आते जब तक उनकी वो नहीं डिडक्शन नहीं होगी। उसमें है प्रोविजन ऑफ एडवांस एंड विड्रॉल। इसके अंदर जीपीएफ के अंदर पैसे को मतलब फाइनल विड्रॉल भी ले सकते हैं, विड्रॉ भी कर सकते हैं, एडवांस भी ले सकते हैं। ये तीनों फैसिलिटी अवेलेबल है। और किसके? फॉर स्पेसिफिक पर्पज लाइक इलनेस, एजुकेशन, परचेज ऑफ हाउस, पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, टू परफॉर्म ऑब्लिगेटरी फंक्शन लाइक मैरिज, बाथ सेरेमनी एक्सेट्रा। ये छोटे छोटे चीजों के लिए, इलनेस के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हाउसिंग के लिए या रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन करने के लिए इसके लिए अलग अलग प्रोविजन है एडवांस का। उसके बाद
फाइनल विड्रॉल का स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो इसके अंदर सर्टेन कंडीशन है, कौन सा एडवांस कितने साल की सर्विस के बाद मिलेगा, कौन सा विड्रॉल कितने टाइम के बाद मिलेगा, वो एक स्पेसिफिक कंडीशन, मतलब वो लेंथ ऑफ सर्विस के बेस पे है, और परसेंटेज भी उस हिसाब से वो सारा उसमें जीपीएफ रूल के अंदर फुल्ली डिफाइन किया हुआ है, उसको जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीपीएफ जुलाई 1968। पीपीएफ जिसकी फुल फॉर्म है, ये जो तीनों स्कीमें थी, ईपीएफ, वीपीएफ और जीपीएफ, ये थी पहली दो स्कीम थी ईपीएफ और वीपीएफ, जो लोग प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, ये उनके लिए थी। तीसरी स्कीम थी जीपीएफ, ये केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है। और चौथी स्कीम है पीपीएफ, जिसकी फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक, जिसका नाम ही पब्लिक है कि ये पब्लिक के लिए, या ऑर्डिनरी पर्सन, चाहे कोई एम्प्लॉय भी चाहे तो इसमें अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये क्या है, लिखा हुआ है मेंट फॉर पब्लिक एज वेल एज एम्प्लॉइज। ये पब्लिक और एम्प्लॉइज दोनों के लिए है, और इसको जुलाई 1968 में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इनिशिएट किया था। ये चारों स्कीमें गवर्नमेंट की कंट्रोल में ही है। ओनली 1 पीपीएफ अकाउंट पर पर्सन, इसमें केवल जो इंडियन है वही इसमें अकाउंट खोल सकते हैं। एनआरआई, नॉन रेजिडेंट इंडियन, और एचयूएफ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, इसमें नहीं नहीं मतलब अकाउंट खोल सकते। एनआरआई एंड एचयूएफ मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कैन नॉट ओपन एन अकाउंट ऑपरेटेड बाय बैंक एंड पोस्ट ऑफिस। ये स्कीम जो है, बैंक, आप कोई एम्प्लॉय हो, कोई यदि अकाउंट खोलना चाहता है तो वो या तो बैंक में जाए या फिर पोस्ट ऑफिस में जाए, वहीं पे जाके ये अकाउंट खोल सकता है। मिनिमम आपने 500 एंड मैक्सिमम 1.5 लाख, तो 1.50 लाख। इसके अंदर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है पर एनम वो है 500 रुपए, और मैक्सिमम है 1.5 लाख रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 24-25 का है 7.1%। इसका 24-25 का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 7, और लॉक इन पीरियड 15 ईयर। 15 ईयर जो है इसमें पैसा ब्लॉक रहता है। और इसके टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C, सेक्शन 80C के अंदर इसमें टैक्स बेनिफिट है फुल्ली। उसके बाद है विड्रॉल आफ्टर 5 ईयर, मैक्सिमम 50% ऑफ बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर। कि इसके अंदर कोई यदि प्री मैच्योर करवाना चाहे तो 5 साल के बाद 50% ऑफ द बैलेंस, जितना बैलेंस उस अकाउंट में है उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हो। और लोन अगेंस्ट पीपीएफ, और इसके अंदर प्रोविजन है कि आपको लोन भी मिल सकता है अगेंस्ट पीपीएफ, अवेलेबल आफ्टर 1 ईयर। 1 साल के बाद इसमें आप मिनिमम 25% जो है आप लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट 1% इफ रीपेड विद इन 36 मंथ, और 6%, और इसके अंदर आप 25% 1 साल के बाद लोन ले सकते हो। और यदि आपने 36 महीने के अंदर वो पे कर दिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा 1%, नहीं तो 6%। उसके बाद है प्री मैच्योर क्लियर फॉर इलनेस और हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए और इलनेस के हालात में प्री मैच्योर भी आप अमाउंट को विड्रॉ कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इन डिटेल हमने समझा ये चारों प्रोविडेंट फंड की स्कीमें क्या हैं और किस किस पे अप्लाई होती हैं। तो मैं समझता हूँ ये फंडा क्लियर होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर यू।